डिस्कस किया था कि अगर दो मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर है तो पॉइंट पी का डिस्टेंस जहां पे नेट फोर्स 0 बनेगा विल बी रूट ऑफ m1 अपॉन रूट ऑफ m1 प्लस रूट ऑफ m2 इनटू r दैट इज इक्वल्स टू x। तो ये सारी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी। एक बार न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी कंसेप्चुअल पार्ट, मॉड्यूल के सारे सॉल्व क्वेश्चन, कंसेप्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करने के बाद आपने एक डीपीपी भी सॉल्व की थी इसके ऊपर, और इस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो पार्ट है इन ऑल एस्पेक्ट कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में, हमने नेक्स्ट कंसेप्ट का डिस्कशन स्टार्ट किया था, दैट वाज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अर्थ का जो भी एक्सेलरेशन होता है, अर्थ दूसरे किसी भी बॉडी को फोर्स एक्ट करती है, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट फोर्स हर एक बॉडी क्या करती है, अर्थ के सरफेस के टुवर्ड्स ट्रैवल करती है। तो ये ट्रैवल करते टाइम बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन अर्थ एक्सर्ट करेगी उसको बोला जाता है एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कैलकुलेट किया था पहले अर्थ के सरफेस के ऊपर, कितना था, gm अपॉन आर स्क्वायर। इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम हाइट h पे लेके गए थे और वहां पे देखा था कि gm अपॉन ये था r प्लस h का होल स्क्वायर। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने रिलेशन देखा था, gh इक्वल्स टू होता है g अपॉन 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर, और इसी को हमने बोला था वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड और हाइट। मतलब सरफेस से, अर्थ के ऊपर से जैसे जैसे हम पर्टिकुलर हाइट पे जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, हाइट बढ़ने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, और उसमें ऑकर होने वाला चेंज कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन हमने देखा था। फिर उसके बाद EH कैसे कैलकुलेट करना है, अगर डायरेक्ट GH दिया है इन टर्म्स ऑफ G बाय समथिंग, या फिर H आपको कैलकुलेट करना है एंड GH दिया है x% ऑफ G, तो उस केस में कैसे सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए एक्चुअल मेथड भी हमने डिस्कस की थी और शॉर्टकट फॉर्मूले भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करके दिए थे। साइमल्टेनियसली हमने ये रिलेशन देखा था कि G प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो। कब एप्लीकेबल है, अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो। उसी तरह से G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, कब, अगर बॉडी की डेंसिटी कांस्टेंट है तो। मतलब कांस्टेंट कौन है, उसके अकॉर्डिंगली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एंड सेपरेशन का जो रिलेशन चेंज होता है। तो दिमाग में मतलब को लिखो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा से r के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, अगर मास कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड अगर वहां पे डेंसिटी कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगेन इसके ऊपर के जितने सॉल्व न्यूमेरिकल्स थे, देन कंसेप्ट एप्लीकेशन के 2 के कुछ क्वेश्चंस थे, एंड कल मैंने इसके ऊपर एक डीपीपी भी सेंड की थी। सब लोगों का पूरा वर्क यहाँ पे कंप्लीट है। तो इस कंप्लीशन के साथ हम फॉरवर्ड आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दूसरे इफेक्ट को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन स्टडी करने वाले हैं वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ डेप्थ। अब डेप्थ मतलब क्या होगा, वन बाय वन देखो। सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ है सर माइक म्यूट करायला लावा ना। ऊपर यहाँ पे है, ये अर्थ का सेंटर O है, सेंटर से लेके बॉडी का सेपरेशन कितना हो गया, R इतना हो गया। यानी कि इस सिचुएशन में बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा gm अपॉन आर स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो कल डिस्कस किया था। यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए डेंसिटी को लेके आएंगे। तो डेंसिटी बनेगी मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम बन गई तो यहाँ पे मैं मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकता हूँ। लेकिन अर्थ की बात चल रही है तो अर्थ स्फेरिकल है, स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर का क्यूब। सेम वैल्यू अगर मैं अबव पुट करूंगा तो स्मॉल g इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये g अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज, m will be replaced by 4/3 pi r cube into rho। अब एट द एंड यहाँ पे r स्क्वायर कैंसिल हो गए ओके। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा 4/3 पाई रो g इंटू r। वंस अगेन मैं ऊपर लिखता हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना आ रहा है, 4/3 पाई रो कैपिटल G इंटू r। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल G लेना है। इस तरह का एक्सप्रेशन हमें मिलता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, कब, अगर बॉडी को ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रखा गया है तो। अब इसमें अगर देखेंगे तो 4/3 पाई रो G वंस अगेन कांस्टेंट है, मतलब वही रिलेशन मिल रहा है कि अगर डेंसिटी दी है एंड डेंसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ अर्थ।
अभी हम क्या करेंगे, सेम बॉडी को डेप्थ पे लेके जाएंगे। डेप्थ पे लेके जाएंगे मतलब क्या होगा, अब बोर्ड पे जाएंगे, ये अर्थ थी एज इट इज, लेकिन हम अगर बॉडी को इस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं और इस पॉइंट का सरफेस से जो डिस्टेंस होगा उसको डी बोला जाएगा, एंड यहाँ पे डी का मतलब होगा डेप्थ। तो अब कंडीशन क्या है कि अगर ये सेंटर ऑफ अर्थ है ओ, तो सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस आर था, उसमें से डी चला गया, मतलब अब बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन जो भी एक्सर्ट होगा उसको एक्सर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मास है, मैंने जो शेडेड पोर्शन में शो किया है उतना ही है। तो इस केस में अगर हम पूरा पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो जी विल बी रिप्लेस्ड बाय जी डी। अब जी डी का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। फॉर्मूला तो वही है, जी इंटू यम अपॉन, लेकिन यम मतलब पूरा मास लेके नहीं चलेगा, हमें इसी शेडेड पोर्शन का मास लेना पड़ेगा, इसलिए मैं यम को रिप्लेस कर देता हूं बाय एम डैश अपॉन। अब अर्थ की पूरी रेडियस लेके नहीं चलेगी, देखो पूरी थी आर, इसमें से डी चली गई, मतलब जो इतना पोर्शन दिख रहा है इसकी रेडियस क्या होगी, आर माइनस डी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा आर माइनस डी का स्क्वायर। अभी पूरा पार्ट का रिपीटेशन होगा कि मास विल बी रिप्लेस्ड बाय डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, इसलिए मैंने वी को रिप्लेस किया है बाय वी डैश, और यहाँ पे वी डैश की वैल्यू अगर पुट करूंगा तो यम डैश बनेगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई, आर का क्यूब था उसकी जगह पे आ रहा है आर माइनस डी का क्यूब। एंड अगर सेम वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी में एक्सप्रेशन मिलेगा 4/3 पाई रो जी इन ब्रैकेट आर माइनस डी। ठीक है, तो ये डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ये सेकंड इक्वेशन, सरफेस पे कितना होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो सारी स्टेप सिमिलर है, कुछ भी नया नहीं है, बस आपका मैं 9th का जो फॉर्मूला था डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसको यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर रहा हूं। ठीक है, फिर भी एक बार बोर्ड पे जो लिखा है 1 by 1 सब क्लियर हो रहा है कि एक बार देख लो, अगर क्लियर है सब कुछ तो चैट सेक्शन में आके रिप्लाई करो। माइक म्यूट ने म्यूट ऑल किया है मैंने, सर चालू होता माईक आधी. चालू होता बर एकच मिनिट। अब नहीं कर सकेगा कोई चालू। अब क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि ये भी बोलो। ओके ठीक है, जो बोर्ड पे लिखा है वो भी क्लियर है, यस हाँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो अब इक्वेशन नंबर 1 को नहीं वो मैं बोर्ड पे रखता हूं, बाकी सब पार्ट रब करना है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, तो यहाँ पे मैं ये पार्ट जो है इसको रब कर देता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है एंड सेकंड इक्वेशन मेरे पास है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, बस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा। अब सेकंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा जी डी अपॉन जी इक्वल्स टू, जी डी मतलब कौन था 4/3 पाई आर माइनस डी इंटू जी, डिवाइडेड बाई जी मतलब कौन है 4/3 पाई आर इंटू जी, यहाँ पे डेंसिटी रो, तो यहाँ पे 4/3 पाई पाई रो रो जी जी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा सिर्फ जी डी अपॉन जी इक्वल्स टू बना आर माइनस डी अपॉन आर। लेकिन इस एक्सप्रेशन को मुझे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो मैं यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन यूज करूंगा, जैसे a प्लस बी अपॉन सी कैन बी सिंप्लीफाइड एज a बाई सी प्लस बी बाई सी। सेम रिलेशन अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा तो जी डी अपॉन जी इक्वल्स टू क्या होगा, आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, एंड आई विल गेट एक्सप्रेशन एज जी डी, ये जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। तो ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ डेप्थ। ठीक है, बस हमने डिवीजन किया, जो कैंसिल हो रहा था उनको कैंसिल किया। अब अगर यहाँ पे कंडीशन आ गई कि हम चले गए अर्थ के सेंटर में चले गए, मतलब डेप्थ कितनी हो गई, सेंटर में चले गए मतलब डेप्थ हो गई इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। अगर डेप्थ एंड रेडियस इक्वल हो गए तो इसमें d इक्वल्स टू आर पुट करेंगे, आर आर कैंसिल होके 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0 होके जी डी 0 बनेगा, यानी कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 0 है। समझ में आ रहा है सबको? तो इस तरह से हम जब भी अर्थ के सेंटर से सरफेस तक आ रहे हैं तब तक क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डेप्थ के साथ
यानी डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड जब हम सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो ये जी क्या है, डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए जब मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, किस तरह से होगा ग्राफ, इस तरह से होगा। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम डिस्टेंस ले रहे हैं एंड वाई एक्सिस के ऊपर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन ले रहे हैं तो क्या होगा, सेंटर पे जब d इक्वल्स टू 0 है तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगा। एंड जब तक d इक्वल्स टू r नहीं बनता है, मतलब सरफेस नहीं बनता है, तब ये लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करेगा। एंड एक बार सरफेस पे आ गए फिर ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करके आगे ये डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन ये 0 कहाँ पे होगा, वो डिस्टेंस हम फाइंड ही नहीं कर सकते। हम बोलते कि इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। इस तरह से ये वेरिएशंस होने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम सिंपल पॉइंट था, देखो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ डेप्थ। क्या करना है, पहले सरफेस पे बॉडी को रखना है बस मास को रिप्लेस करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, वॉल्यूम बनेगी 4/3 पाई आर क्यूब, आर स्क्वायर कैंसिल होगा तो स्मॉल जी बना 4/3 पाई रो जी इंटू आर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकंड स्टेप में हम डेप्थ पे जाएंगे, तो डेप्थ पे गए मतलब जिस डेप्थ पे हम गए थे उसके अंदर जो मास है उतना ही कंसिडर करना पड़ेगा। यानी सेम जो फॉर्मूला था जीडी इक्वल्स टू जी, m will be replaced by m dash and r will be replaced by r minus d का square. Again m dash will be replaced by density into volume यानी rho into v dash, but v dash again replaced by 4/3 pi rho into r minus d का cube. तो r minus d कैंसिल हो जाएगा एंड gd मिलेगा 4/3 pi rho g in bracket r minus d. इक्वेशन नंबर 1 था। इक्वेशन नंबर 2 था, डिवाइड करो 4/3 पाई पाई रो रो जी जी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, जीडी अपॉन जी बचेगा आर माइनस डी अपॉन आर। वहां पे आर आर कैंसिल होके इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बनेगा जीडी इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। हो गया, वही रिलेशन लिखा है। बस सेंटर पे जा रहे तो हम क्या करेंगे, डेप्थ को डी इक्वल्स टू आर लिखेंगे। इस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 बन जाएगा। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लो। क्लियर है क्या, कमेंट सेक्शन में बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो। लेक्चर के बाद में सब लोग इसके नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको। चलो हो गया स्क्रीनशॉट लेके भी। ओके, तो ये था वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ डेप्थ। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन स्टडी करने के बाद हमें इतने स्टार मार्कर के पॉइंट मिल रहे हैं। पहले कि G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, इफ रो इज कांस्टेंट। कल भी लिख के दिया था, आज भी लिख के इसलिए दे रहा हूं कि ये बाद में कंफ्यूज करेगा। देन हमने देखा था कि GD यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद डेप्थ अगर ले रहे और अगर हम जा रहे सेंटर पे, तो सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है। यानी कि क्या होगा, अर्थ के सरफेस के ऊपर जा रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है। डेप्थ पे मतलब सरफेस के नीचे जा रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज मैक्सिमम होगा कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सबसे ज्यादा कहां पे होगा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बाकी सब जगह पे इसकी जो वैल्यू है वो कम रहेगी। देन एक रिलेशन है D इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ H एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 18 के नीट में आया था ये क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम एट दिस रिलेशन। कौन सा रिलेशन है, D इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ H। मतलब जितनी डेप्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल रहा है उतना ही अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए तो वो कितने हाइट पे होगा, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ H पे होगा। या फिर अपोजिट, अगर H इतने हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल रहा है मुझे और वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर डेप्थ में जाके रिक्वायर्ड है तो कितनी डेप्थ में जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ H पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मुझे मिल रहा था 4000 किलोमीटर पे, समझ में आ रहा है, या फिर 2000 किलोमीटर पे। तो अगर उतने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सेंटर में चाहिए तो मुझे उसका डबल मतलब 4000 किलोमीटर जाना पड़ेगा। ऐसे रिलेशन ये 6400 किलोमीटर तक एप्लीकेबल है। एंड इस तरह से हम D इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ H करके डिस्टेंस मतलब एक तो डेप्थ या फिर हाइट दोनों में से जो भी अननोन दिया है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो राइट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसके भी।
चलो ठीक है, तो ये था वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ डेप्थ। उसका ग्राफ भी हमने देख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हमने देख लिए। यहाँ पे कुछ और खास रिलेशन हमें मिलते नहीं है, इसका खुद का फॉर्मूला है वही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से? ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। एंड उसी तरह का हम पढ़ेंगे ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की शेप की वजह से एंड अर्थ की रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज ऑकर होता है, वेरिएशन ऑकर होता है। कैसे? अब बोर्ड पे ध्यान दें कि फॉर एग्जांपल सबको मालूम है अर्थ की जो शेप है वो एग्जैक्टली इस तरह से स्फेरिकल नहीं है। अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल नहीं है, तो कैसी है? थोड़ी सी ऐसी है, ओवल शेप। यानी कि ये जो अगर रेडियस देखेंगे एंड ये अगर रेडियस देखेंगे, इसको मैं आर ए बोलता हूं और इसको मैं आर ई बोलता हूं, ठीक है। मतलब एक्सियल प्लेन में इसकी रेडियस एंड ये बनेगी इक्वेटोरियल प्लेन में इसकी रेडियस। तो अर्थ का क्या है कि बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ रोटेट हो रही है एंड उस रोटेशन में अर्थ का जो मास है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कंटिन्यूअसली सेंटर से अवे एक्ट हो रहा है, सेंटर से अवे जा रहा है। इसलिए जो अर्थ पहले स्फेरिकल हुआ करती थी अब ये थोड़ी सी चपटी हो रही है, मतलब एक्सियल प्लेन, पोलर प्लेन थोड़ा सा कम हो रहा है एंड इक्वेटोरियल प्लेन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आज की डेट में जब हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इक्वेटोरियल प्लेन की रेडियस एक्सियल रेडियस से अबाउट 21 किलोमीटर ग्रेटर है। कितना डिफरेंस है? अबाउट 21 किलोमीटर। एंड ये डिफरेंस की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग इक्वेटर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग पोल्स। अब कौन बड़ा होगा बोलो? इक्वेटर पे ज्यादा होगा या पोल पे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे कम होगा, यानी पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनका डिफरेंस है 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखो मैं बोर्ड पे क्या नंबर्स लिख रहा हूं। ये क्या है? अर्थ की जो शेप है वो सेम नहीं है, शेप थोड़ी सी चेंज हो गई है। और शेप में क्या चेंज होकर हुआ है? क्या चेंज होकर हुआ है शेप में? कि अर्थ की जो इक्वेटर के अलोंग रेडियस है, ठीक है शुभम कर लिख के देता हूं, ठीक है। अर्थ की जो इक्वेटोरियल प्लेन के अलोंग रेडियस है वो पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब शेप की वजह से क्या होता है वहां पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन आता है। और वो वेरिएशन कितना है कि दोनों का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, उनका डिफरेंस है 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये डिफरेंस क्यों ऑकर होता है? ओनली बिकॉज ऑफ शेप। हम ये पहला वेरिएशन अभी स्टडी करना बाकी है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन के ऊपर आता हूं। और उससे पहले शुभम का रखा एक डाउट था वो भी क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। शेप के ऊपर आएंगे उससे पहले, सॉरी रोटेशन के वेरिएशन के ऊपर आएंगे उससे पहले, जो मैंने d इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एच लिखा था इसमें कंफ्यूजन है। तो ये क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity at height h will be same at a depth of d, where d is equals to कितना होगा? ट्वाइस ऑफ h होगा, ठीक है। मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर यहां पे चले गए और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे gh मिला, कितनी हाइट पे? h पे। अगर इतना ही अंदर चाहिए तो मुझे कितना डेप्थ पे जाना पड़ेगा? ट्वाइस ऑफ h, इतनी डेप्थ पे जाना पड़ेगा, तब ये सेम मिलेगा, मतलब gh मिलेगा, ठीक है। शुभम कर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप पे पूछो, फिर मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलो हो गया। अब हमारे पॉइंट के ऊपर आते हैं, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो। अब सर्कुलर मोशन जैसे कुछ टॉपिक की कंसेप्ट आएगी तो वो नहीं भी क्लियर हो रही है तो यहाँ पे एज्यूम करो, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं फिर से आपको रिमाइंड करके दूंगा, ठीक है। चलो, तो कंडीशन क्या है कि सबको मालूम है कि अगर हम इस अर्थ के ऊपर रहते हैं
तो ये अर्थ क्या करती है, रोटेट होती है। अब ये अर्थ का सेंटर है O, ये अर्थ का एक्सिस है एंड ये एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट होती है। तो अर्थ का रोटेशन होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कैसे होता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट होती है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और अर्थ का रोटेशन का जो प्लेन है वो ये प्लेन है एंड इस प्लेन को बोला जाता है एज ए इक्वेटोरियल प्लेन। कौन सा प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। तो अर्थ क्या करती है, इस प्लेन में रोटेशन परफॉर्म करती है एंड ये हो गया अर्थ के रोटेशन का एक्सिस। ओमेगा इज द, क्या है ओमेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अर्थ के रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन दी है, अर्थ है, एक्सिस के अबाउट रोटेट होगी, रोटेशन की डायरेक्शन भी हमें मालूम है। अब हम क्या करेंगे कि अर्थ के सरफेस के ऊपर यहां पे कोई भी पॉइंट P लेंगे। कौन सा पॉइंट लिया हमने, P पॉइंट। तो जब अर्थ रोटेट होती है तो पॉइंट P पे जो बॉडी है वो क्या करेगी, इस प्लेन में अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, इस प्लेन में अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। तो अगर इस प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है तो इस सर्कल का सेंटर बनेगा O डैश पे। डायग्राम ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर रहा हूं और साइमल्टेनियसली मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो अगर पॉइंट P का O से डिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे तो ये बनेगी अर्थ की रेडियस। तो कैपिटल R का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कैपिटल R का मतलब हो गया रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ ने इक्वेटोरियल प्लेन के साथ में जो एंगल बनाया था उसको मैं बोल रहा हूं एज ए फाई। तो यहाँ पे फाई का मतलब क्या होगा, फाई का मतलब होगा लैटिट्यूड। यानी कि ये जो पॉइंट है, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इसको ऐसे भी बोला जाता है वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड। अगर लैटिट्यूड बदल रहा है तो उसकी वजह से होने वाला वेरिएशन। अब लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, डायग्राम में देखो, व्हाट इज मीन बाय लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इज द एंगल मेड बाय पोजीशन ऑफ द बॉडी या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी विथ इक्वेटोरियल प्लेन। ये जो यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन आपको दिख रहा है, इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ में जो बॉडी के पोजीशन का हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया था, उसने जो एंगल बनाया है उसको बोला जा रहा है एज ए लैटिट्यूड इन दिस केस, ठीक है। तो अगर ज्योमेट्री देखेंगे डायग्राम की तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल फाई होना चाहिए। अगर ये एंगल फाई है तो ये छोटे सर्कल की रेडियस में स्मॉल आर बोलूंगा। अब सर्कल में जो ड्रॉ किया था वही यहाँ से रिड्रॉ कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे O डैश था, यहाँ पे O था, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये डिस्टेंस कैपिटल R है एंड यहाँ पे जो एंगल है वो फाई है। यानी कि मुझे एक ट्रायंगल मिल गया। इस ट्रायंगल में मैं अगर cos ऑफ फाई को डिफाइन करूंगा तो क्या होता है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू बन गई R ऑफ cos ऑफ फाई। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखो। अब कंडीशन क्या है, देखो कि जैसे अर्थ रोटेट होने वाली है, ये पॉइंट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इनकी मीनिंग जो है वो रब कर लेने वाला हूं, ठीक है। अगर मैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंड इक्वेटोरियल प्लेन, इनको यहां पे थोड़ा सा रब कर देता हूं। तो अब कंडीशन क्या है, देखो कि पॉइंट P के ऊपर जो बॉडी हमने रखी थी वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। और उस सर्कुलर मोशन में जैसे एक फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट होता था, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दूसरा फोर्स एक्ट होगा एंड उस फोर्स का एक्सेलरेशन होगा, फोर्स का, जिसको बोला जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे ए का मतलब क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन। एंड ये रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है, ये होता है R इंटू ओमेगा स्क्वायर। यानी कि अर्थ के रोटेशन के साथ में पॉइंट P के ऊपर जो बॉडी रखी गई थी वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट सर्कुलर मोशन इट एक्सपीरियंसेस एन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड R इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ये सर्कल के सेंटर से अवे एक्ट हो रहा है। लेकिन हमें ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का यहाँ पे कुछ खास काम नहीं था। हम क्या करेंगे, इसको इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट P की कंडीशन देखेंगे कि पॉइंट P को सेंटर के टुवर्ड खींच रहा है G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड उसके अलोंग इस AR का अगर मैं कंपोनेंट लूंगा, ये एंगल फाई तो ये भी एंगल फाई हो जाएगा, और थीटा का, फाई का एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस थीटा होता है यानी ये बनेगा AR कॉस। मतलब सेम डायग्राम में यहाँ पे रिड्रॉ कर रहा हूं कि पॉइंट P यहाँ पे था, G अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स खींच रहा है एंड ये जो AR cos फाई है इसको अवे लेके जा रहा है। क्लियर है कि देखो यहाँ तक
कम ऑन फास्ट, यहाँ तक डायग्राम सारे इक्वेशंस देख लो। अगर ये क्लियर है तो हम फॉरवर्ड जाएंगे, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे कमेंट करो, कम ऑन फास्ट। सो गए क्या सब? आरती क्लियर, संगराज तुला कधीच क्लियर होणार नाही. ओ आरती आय नो. ठीक आहे, ते कॉजचा पार्ट सांगा, ते स्क्रीनशॉट काढ, नंतर बघ, नाही कळलं तर व्हॉट्सअपवर विचार. यश क्या रिपीट करो बेटा? पूरी डायग्राम, पूरा एक्सप्रेस, पूरा पार्ट लेक्चर फिर से देख, नहीं क्लियर हुआ तो फिर मुझे एक्सप्लेन कर. हे लक्षात नाही ठेवायचं बेटा, फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. बद्री डायग्राम रिपीट, ओके ठीक है. जानवी वंस अगेन बार, ठीक है, एक ही बार है, लास्ट टाइम. चलो, पूरा पार्ट अब मैं बोर्ड पे रब कर रहा हूं और पूरा पार्ट फिर से मैं एक्सप्लेन भी करूंगा. जिनको कंफ्यूजन था वो देख लो, जिनको नहीं था वो भी देख लो. डेरिवेशन है ही नहीं शुभम कर इसमें. सिंपल क्या है? अर्थ है. क्या है? अर्थ है. अगर अर्थ आ गई तो अर्थ के साथ कौन होगा? अर्थ का एक्सिस होगा. एक्सिस को परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन आता है इसको इक्वेटोरियल प्लेन बोला जाता है. हमने जिस बॉडी का डिस्कशन स्टार्ट किया था वो बॉडी यहाँ पे है. अगर अर्थ रोटेट हो रही है तो पॉइंट पी पे जो बॉडी है वो क्या करेगी? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी. इस पॉइंट पी पे जो बॉडी थी उसके सर्कुलर मोशन का सेंटर ओ डैश पे होगा, अर्थ का सेंटर ओ पे होगा. हम ये सेंटर से बॉडी के पोजीशन को कनेक्ट करेंगे, ये डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ अर्थ होगा. एंड यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन ने ये पोजीशन वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया वो फाई होगा. अगर ये एंगल फाई है तो इसका ये कौन सी तो प्रॉपर्टी है आपको मालूम है, तो ये भी एंगल फाई होगा, अल्टरनेट एंगल्स. अब कंडीशन क्या है कि अगर पॉइंट पी वाली बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसको सेंटर के टुवर्ड्स खींचता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. एंड सेंटर के अवे एक्ट होता है उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जिसको हम एआर भी बोलते हैं. लेकिन अगर पॉइंट पी के ऊपर देखेंगे, जो बॉडी हमने रखी थी उसको अर्थ के सेंटर के टुवर्ड जी खींच रहा है, तो हम इसी एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट लेंगे. कंपोनेंट लेने के लिए मुझे मालूम है ये एंगल फाई था तो ये भी एंगल फाई है. एंड थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा होता है, इसलिए ये फाई का एडजेसेंट कंपोनेंट भी कौन होगा? कॉस फाई होगा. कौन होगा? कॉस फाई होगा. अब यहाँ पे पॉइंट पी था, इधर जी एक्ट हो रहा है, इधर कौन एक्ट हो रहा है? ए आर कॉस फाई है ना. कौन है? ए आर कॉस फाई. यानी पॉइंट पी के ऊपर एक्ट होने वाला रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा? जी माइनस ए आर कॉस ऑफ फाई होगा. अब ये फिर से एक्सप्लेन किया है, यहां तक क्लियर है क्या? बोलो कमन फास्ट. चलो कमन फास्ट, पटपट कमेंट दो. ठीक है, आदिति यस क्लियर है, जानवी, आरती, आकांक्षा, बद्री, ओके ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस डायग्राम में जो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल? ओपी ओ डैश, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं फिर से. ये ओ, ये ओ डैश, ये पी, इसमें ये एंगल फाई, ये डिस्टेंस स्मॉल आर, ये डिस्टेंस कैपिटल आर है. जो डायग्राम में था वही लिखा है, नया कुछ भी नहीं इसमें. अब बस मैं यहाँ पे कॉस थीटा डिफाइन करूंगा, कॉस फाई. उसका फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये थीटा का एडजेसेंट हो गया स्मॉल आर, हाइपोटेनियस हो गया कैपिटल आर. तो कॉस फाई बना स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू होती है आर कॉस फाई. क्या है? आर कॉस फाई. एंड ये जो ए आर आपको दिख रहा है, ये ए आर का फॉर्मूला होता है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर. रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जिनका सर्कुलर मोशन हुआ है उनको याद है, जिनका नहीं हुआ है एज्यूम करो, जब हो जाएगा तब क्लियर हो जाएगा. ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन कितना है? आर इंटू ओमेगा स्क्वायर. स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? आर इंटू कॉस ऑफ फाई. क्लियर है अब? ओके ठीक है. तो अब मैं बस ये ए आर की एंड कॉस ऑफ कॉस फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूं, इसलिए मैं डायग्राम ये रब कर देता हूं. अब देखो जी डैश क्या बनेगा? जी माइनस ए आर का मतलब आर इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब ये स्मॉल आर का मतलब कौन है? कैपिटल आर कॉस फाई. वन बाय वन पुट करते हैं. ए आर मतलब आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस फाई. देखो कुछ भी नहीं किया मैंने, बस यहाँ पे ये इक्वेशन में ए आर की वैल्यू पुट कर दी.
बट ये स्मॉल आर हमने अभी कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जी डैश बनेगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस पाई इंटू कॉस पाई मतलब कॉस स्क्वायर फाई। हो गया एक्सप्रेशन। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, अब वन बाय वन सारी इक्वेशन एक बार दिख लो, क्लियर है तो बोलो, मुझे प्रोसीड करना है, पट पट कम ऑन फास्ट। वेरी गुड, एच को क्लियर हो गया। चलो बाकी लोग कौन कौन है और? आकांक्षा क्लियर, शुभमकर क्लियर, ऋतुजा क्लियर, बद्री क्लियर, ऋतुजा, आरती, कोमल क्लियर, संगाराजला पण क्लियर झालं रे बा। अभिजीत कोण महानूर है क्लियर, भक्ति क्लियर, संस्कृति भी लेक्चर में ओके। चलो डन। तो हो गया, ये क्या था? वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड। अब देखो, अभी जो थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं मैं फिर से एक बार कनेक्ट कर देता हूं। स्टार्ट में मैंने आपको जो बातें बोली थी उनको, स्टार्ट में मैंने बोला था कि दो वेरिएशन हम एक ही पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला वेरिएशन आएगा ड्यू टू शेप, और शेप के लिए हमने देखा था कि अर्थ की जो रेडियस है अलोंग इक्वेटर ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू पोल, इसलिए क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग इक्वेटर। और ये कितना डिफरेंस है इनमें? तो हमने देखा था कि आर ई माइनस आरपी जो है वो 21 किलोमीटर है, यानी इक्वेटोरियल प्लेन की रेडियस पोलर प्लेन के रेडियस से 21 किलोमीटर ज्यादा है। सेम पार्ट फिर इससे क्या होगा कि जीपी भी जी से ज्यादा होगा, और ये कितने से ज्यादा होता है? 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा होता है। ये फिक्स है पहले से, 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अभी जो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, इसको बोला जाएगा वेरिएशन ड्यू टू, एक तो रोटेशन बोलो, नहीं तो वेरिएशन ड्यू टू लैटिट्यूड बोलो। अब इसका वेरिएशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास दो केस है कि अगर हम पोल पे जाएंगे, पोल पे जाएंगे तो पोल पे क्या होगा? ये थीटा, ये फाई जीरो होगा। कैसे? देखो डायग्राम में वंस अगेन, इक्वेटोरियल प्लेन में बॉडी है तो यहाँ पे फाई जीरो होगा, ये अगर यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो फाई पोलर प्लेन पे कितना आएगा? 90 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे फाई जीरो कंसिडर कर रहा हूं एट पोल, यहाँ पे फाई को जीरो पुट करना है, तो मालूम तो होगा नहीं आपको, यहाँ पे लिख के देता हूं कि कॉस जीरो वन है। अगर ये cos 0 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू एनीथिंग 1, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग पोल, सॉरी ये पोल पे नहीं है, इक्वेटर पे चल रहा है, अलोंग इक्वेटर। तो इक्वेटर पे फाई जीरो है तो उसके ऊपर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी डैश कितना बनेगा? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा। अब सेम बातें हम रिपीट करने वाले, किसके लिए? फॉर पोल, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किया था। अब पोल पे जाने से चेंज क्या होगा? अगर हम पोल पे जा रहे हैं तो बस जो फाई था अब वो 90 बनेगा। एज यूजुअल आपको cos 90 भी मालूम नहीं है तो लिख के दे रहा हूं, cos 90 कितना है? जीरो है। अगर cos 90 यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो बनेगा, यानी कि जी डैश इक्वल्स टू जी आ रहा है। देखो पोल पे फाई 90 हुआ इसलिए जी डैश जी बना, इक्वेटर पे फाई जीरो था इसलिए जी डैश जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बना। अब दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेटर पे एंड ये पोल पे, दोनों के कंपैरिजन से हमें यहाँ पे मालूम होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग इक्वेटर। अब यहाँ पे r इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट करनी है। r का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। कितनी होती है रेडियस ऑफ अर्थ? चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करूंगा इसको फिर। जो रेडियस ऑफ अर्थ है 50 बार डिस्कस की होगी हमने, कितनी है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर है। देन ओमेगा मतलब 2 पाई बाई टी। अब टी का मतलब पीरियोडिक टाइम, अर्थ को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 24 आवर्स, तो ये बनेगा 2 पाई बाई 24, यानी कि ये बनेगा 24, ये कैंसिल होके पाई बाय कितना? 12 आवर्स। आवर्स मतलब कितना? ये 60 इंटू 60, ठीक है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5/800 रेडियन पर मिनट, एंड अगर हमें सेकंड में चाहिए तो ये बनेगा 7.25 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। ये है अर्थ की एंगुलर
वेलोसिटी यानी रोटेशनल स्पीड। तो ये आर एंड ओमेगा की स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो जैसे शेप की वजह से डिफरेंस मुझे मिल रहा था 0.018, वैसे रोटेशन की वजह से ये जीपी माइनस जीई ये आता है 0.034 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। पहले हो रहा था ड्यू टू शेप, कितना था 0.018, अब हो रहा है ड्यू टू रोटेशन, कितना हो रहा है 0.034। इनको एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है 0.052 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग इक्वेटर, ये होता है 0.052 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कब, अगर हम शेप का इफेक्ट भी लेंगे प्लस रोटेशन का इफेक्ट लेंगे तो दोनों इफेक्ट एज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे तो इतना डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। चलो तो बोर्ड पे जो डेटा है लिख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एंड अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट कर लो, कमेंट फास्ट, क्लियर है। ओके ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया, बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन स्टडी किया। कितने वेरिएशन है टोटल, 3 वेरिएशन। पहला वाला ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, दूसरा वाला ड्यू टू डेप्थ एंड तीसरा वाला ड्यू टू रोटेशन, लैटिट्यूड और शेप। ऐसे तीनों वेरिएशन हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इनका डिस्कशन हमने कंप्लीट किया है। अब कंबाइनली इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट का वेरिएशन आता है g/1 + h/r का होल स्क्वायर। इससे रिलेटेड, इससे लगा मतलब लग के और एक फॉर्मूला भी आता है जो होता है GH = G इन ब्रैकेट 1 - 2h/r। लेकिन ये जो है ये फॉर्मूला मतलब है अप्रोक्सीमेशन, इट इज एप्लीकेबल अप टू 10% ओनली, मतलब h की वैल्यू अगर 10% ऑफ r है या फिर उससे लेस है तभी हम ये फॉर्मूला एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं। अब r की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, इसका 10% आता है 640 किलोमीटर, यानी कि ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगा अगर h 640 से किलोमीटर से कम होगा। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में हमें जो केस दी जाएगी ऐसी होगी नहीं, हर बार जो हाइट है वो 600 से 700 से 1000 से ज्यादा होगी, इसलिए मैं इसको ना तो इंट्रोड्यूस करता हूं ना इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम यूज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने हमारे मॉडल में या फिर कई नोट्स में ये फॉर्मूला दिख गया तो आपको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि हुआ नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है। देन इससे रिलेटेड 2 शॉर्टकट मैंने लिख के दिए थे, एक परसेंटेज दिए तो, एंड अगर नॉर्मल वैल्यू दिए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करना। दूसरा हमने देखा था डेप्थ का, और डेप्थ के लिए रिलेशन था g इन ब्रैकेट 1 - d/r। इससे रिलेटेड एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम हुआ था कि अगर सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है। एंड थर्ड केस में हमने देखा था कि रोटेशन की वजह से वेरिएशन होता है g' = g - r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। बस यहाँ पे याद करना है कि अगर बात इक्वेटर की चलेगी तो फाई 0 होगा, यानी g' बनेगा g - r ओमेगा स्क्वायर। अगर बात पोल्स की चलेगी तो फाई 90 होगा एंड g' बनेगा डायरेक्टली इक्वल्स टू g। तो हर बार g एट पोल ग्रेटर है g एट इक्वेटर से। फर्स्ट इफेक्ट अगर कंसीडर करेंगे gp - ge इक्वल्स टू 0.018, सेकंड इफेक्ट कंसीडर करेंगे gp - ge इक्वल्स टू 0.034 एंड दोनों का नेट इफेक्ट कंसीडर करेंगे तो 0.052 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना डिफरेंस होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर पोल की एंड इक्वेटर की बात करेंगे, कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। चलो तो ये तीनों वेरिएशंस, तीनों पॉइंट ठीक से क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका भी, क्योंकि मॉड्यूल में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एंड आज मैं रात को बहुत बड़ी डीपीपी भी देने वाला हूं जो सुबह तक सबको क्लियर करनी है एट एनी हाउ, बिकॉज कल ऑन रेगुलर टाइम फिर से लेक्चर होगा, उससे पहले मुझे ये वर्कशीट्स कंप्लीट चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है, बद्री को भी क्लियर है, कमेंट करो कमेंट फास्ट फटफट। सिद्धेश्वर क्लियर, चलो डन। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड उसका वेरिएशन। कंफर्म इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन का पार्ट नहीं है। और कल जो गुड न्यूज थी मैंने रात को ही बोल दी थी आपको कि आपकी नीट की एग्जाम, मतलब जो इस साल देने वाले हैं उनकी नीट की एग्जाम होने वाली है ऑन 1 अगस्त।
यानी कि हमारे पास और 2 महीने टाइम मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना प्रिपेयर करेंगे जितना कभी प्रिपेयर करने का सोचा नहीं था। कैसे, वो धीरे धीरे चल चलते आपको समझ में आएगा। इसलिए फ्रॉम स्टार्ट आज से मैंने रात में लेक्चर शुरू किए। समझ में आ रहा है ना। तो अब तक सब मॉर्निंग में होता था, अब मॉर्निंग में भी होगा, दोपहर में भी होगा और रात में भी होगा, ठीक है। रात में लेक्चर लेने से हमें 2-3 एडवांटेज है। फर्स्ट वन, दूसरे लेक्चर के साथ ओवरलैपिंग नहीं होगी। सेकंड वन, कवरेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। थर्ड वन, डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। फोर्थ वन, लेक्चर के बाद में हमारे पास पूरी रात फ्री रहेगी गिवन वर्कआउट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे मैनेज होगा हम कंप्लीट करते जाएंगे। आगे का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर इस पॉइंट को सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे भी बोला जाता है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। अब क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब पहले बेसिक पार्ट क्लियर कर देता हूं कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये वेक्टर क्वांटिटी which gives the strength of gravitational field, strength of gravitational field at a given point, at a given point। जो भी पॉइंट दिया जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड में वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड मतलब क्या होगा, देखो बोर्ड पे, जैसे कि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमारी अर्थ है। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मैंने पॉइंट ए यहाँ पे लिया है, पॉइंट बी यहाँ पे लिया है एंड पॉइंट सी यहाँ पे, ए का डिस्टेंस r1, बी का डिस्टेंस r2, सी का डिस्टेंस r3, ऐसे 3 डिफरेंट डिस्टेंस पे, 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे मैंने 3 मासेस रख दिए। तो उन तीनों मासेस के ऊपर अगर मासेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ये m0 है, ये भी m0 है, ये भी m0 है, तो ये तो क्लियर है, ये तो येडे गवाली को भी मालूम होगा, हम भी समझ सकते हैं कि एबीसी तीनों के ऊपर मासेस इक्वल है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है वो सेम नहीं होगा, इट विल बी डिफरेंट। वो फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पे ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी, देन बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी, देन सी के ऊपर अप्लाई करने फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी डिफरेंट है, ऐसे कंज्यूम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसे पॉइंट चेंज होता है वैसे फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी भी चेंज होती है। ये हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है जो इस तरह से कौन से पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट होगा ये रिप्रेजेंट करेगी, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, बस ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा। वहां पे भी था इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी विच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। वहां पे फॉर्मूला था F/Q, यहाँ पे Q रिप्लेस्ड बाय मास है। तो इसका SI यूनिट बनेगा न्यूटन पर केजी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि जैसे हमें मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, तो यहाँ पे E इक्वल्स टू बनेगा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, यानी कि इसका और एक यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड ये फॉर्मूला किसका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है। किसका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ आर, ऐसे लगेगा आपको सेम क्वांटिटी, लेकिन सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम फॉर्मूला एंड यूनिट। फॉर्मूला सेम है लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट है, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो कमन फास्ट जितना पॉइंट हो चुका है उसको कॉपी कर लो।
हो गया लिख के? चलो, तो ये थी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसको डिफाइन किया जाता है एज ए फोर्स पर यूनिट चार्ज डिनोटेड बाय E, गिवन बाय E इक्वल्स टू F/m। ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तो सेम है एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन इट्स ए डिफरेंट क्वांटिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड ये सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे हमने ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एप्लीकेशंस देखे थे, इसके भी एप्लीकेशंस देखने हैं। एप्लीकेशन में फर्स्ट पार्ट आएगा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट मास। पॉइंट मास, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट मास। अब पॉइंट मास की वजह से हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए गिवन पॉइंट फाइंड करना है। चलो, तो डायरेक्ट इसके फॉर्मूला है कि सपोज ये पॉइंट मास आपको दिया है और इस मास से ये पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होती है gm/r²। ठीक है, उसके बाद में अगर ये E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो ये पैराबोलिक रिलेशन से वेरिएशन होगा E में एंड डिस्टेंस में। उसके बाद में सेकंड केस आएगी फॉर होलो स्फीयर। अब अगर ये होलो स्फीयर है तो इसको स्फेरिकल शेल भी बोला जाता है। इस स्फेरिकल शेल का मास दिया है m, सेंटर है O, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है एट डिस्टेंस A जिसका डिस्टेंस है स्मॉल r, दूसरा पॉइंट दिया है B, सरफेस पे डिस्टेंस है कैपिटल R, तीसरा पॉइंट दिया है C, इनसाइड है जिसका डिस्टेंस है r'। तो अगर पॉइंट आउटसाइड है तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इंटेंसिटी होगी gm/r²। अगर पॉइंट सरफेस पे दिया तो सरफेस के ऊपर इंटेंसिटी बनेगी gm/R²। एंड स्फेरिकल शेल के इनसाइड, होलोस्फीयर के इनसाइड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज कितनी होती है? 0 होती है। एंड इसी को अगर अपन ग्राफिकली प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी का वेरिएशन विथ डिस्टेंस, तो जब तक हम सरफेस पे नहीं आ रहे हैं ये 0 रहेगा, एंड उसके बियॉन्ड हम क्या करेंगे? इस तरह का पैराबोला ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, पहले ड्यू टू पॉइंट मास, देन ड्यू टू होलोस्फीयर, ड्यू टू होलोस्फीयर। ठीक है, देख लो, समझ लो और लिख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कम ऑन फास्ट। सेम कंसेप्ट हमने कहाँ पे देखी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एप्लीकेशन में देखी थी, याद करो सब लोग। शुभमकर, होलोस्फीयर की डायग्राम बोर्ड पे है, उसके सरफेस के इनसाइड बस 0 होगी, बाकी तो फॉर्मूला सेम है gm/r², gm/r²। नहीं क्लियर हुआ तो बोलो, मैं फिर व्हाट्सएप पे और क्लियर करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रिमेंबर करना है। ठीक है, तो ये होलोस्फीयर की बात हो गई। अब आते हैं सॉलिड स्फीयर के ऊपर। सॉलिड स्फीयर मतलब ले वाली स्फीयर नहीं, सॉलिड स्फीयर मतलब भरी स्फीयर। इस तरह का स्फीयर है, अंदर से पूरा भरा हुआ है, और इस स्फीयर में भी आपको दिया जाएगा एक पॉइंट A जिसका डिस्टेंस सेंटर से होगा स्मॉल r, दूसरा पॉइंट दिया जाएगा B जिसका डिस्टेंस होगा कैपिटल R, तीसरा पॉइंट दिया जाएगा C जिसका डिस्टेंस है r'। अब तीनों पॉइंट पे अगर मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो क्या करना होगा? फर्स्ट केस आउटसाइड पॉइंट पे मतलब A पे फॉर्मूला होगा gm/r²। देन सेकंड होगा सरफेस पे, तो ये बनेगा gm/, बस डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो स्मॉल r विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल R यानी r²। बट यहाँ पे अगर इनसाइड पॉइंट दिया है C वाला, तो हमें ये gm/r² को स्मॉल r बाय कैपिटल R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस इतना याद करो। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्मॉल r बाय कैपिटल R से? क्योंकि ये इनसाइड वाला पॉइंट जो है उसके ऊपर इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ इतना मास रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? v की जगह पे v', m की जगह पे m', और वो अरेंजमेंट करके सिंप्लीफाई होके ये आता है
कैसे आ रहा है इसमें मत पढ़ो, डायरेक्ट फॉर्मूला रिमेंबर करो, ठीक है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये EC बनेगा GM इंटू R डैश अपॉन R क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सेंटर पे चला गया, सेंटर पे, तो सेंटर पे R डैश कितना होगा 0, यानी इंटेंसिटी सेंटर पे होती है 0। अगर सेंटर से सरफेस पे आ गए, वहां तक आने के लिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डैश है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूंगा तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा। ये कौन है इंटेंसिटी, ये कौन है डिस्टेंस। तो जब तक सरफेस नहीं आ रहा है तब तक ये स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करेगा, उसके बियॉन्ड पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये क्या था, D इक्वल्स टू R सरफेस तक। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर सॉलिड स्फीयर। कम ऑन फास्ट, देख लो, समझ लो, क्लियर है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। शुभम कर तुला ते एक्सप्लेन करतो बेटा मी नंतर, आता हे लिहून घ्या। जिनको जो कुछ भी आ रहा है प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो अपन और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये क्लियर हो गया, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया, क्लियर है। तो हॉलो स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट बात आएगी रिंग की। वही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रहे थे वही ग्रेविटेशन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग चाहिए, तो ये रिंग बनेगी। ये रिंग का एक्सिस होगा जिसमें हम एक पॉइंट लेंगे P। यहाँ पे रिंग की रेडियस होगी A, पॉइंट P का डिस्टेंस होगा R। तो उस केस में इंटेंसिटी एट पॉइंट P बन जाएगी कैपिटल G M, M इज द मास ऑफ द रिंग, इंटू R डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू 3/2। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू रिंग ऑफ मास m। अगर आपको बोला जा रहा है कि हमें रिंग के सेंटर पे फाइंड करनी है, सेंटर आ गया मतलब फिर से R 0 हो गया, मतलब इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ रिंग भी क्या होती है, 0 ही होती है, ठीक है। और ये अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी एट ए डिस्टेंस ऑफ R इज इक्वल्स टू A/√2। एंड ये R इक्वल्स टू A/√2 इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी 2gm अपॉन 3√3 इंटू A स्क्वायर, ठीक है। इस तरह की केस एप्लीकेबल है इन केस ऑफ रिंग, अगर मास m है, रेडियस a है एंड पॉइंट P का डिस्टेंस R दिया है तो, ठीक है। चलो कॉमन फास्ट देख लो। अब रिंग के बाद में लास्ट केस बचती है डिस्क की। ठीक है, सेम पार्ट स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, सेम पार्ट। अब ये रिंग को अगर मैं रिप्लेस करूंगा डिस्क से, ये अगर डिस्क हो गई तो यहाँ पे पॉइंट P पे इंटेंसिटी होती है 2gm अपॉन A स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। लेकिन डायग्राम में तो थीटा दिख ही नहीं रहा है, इसलिए हम ये एंड को P से कनेक्ट करेंगे, ये बनेगा थीटा। तो डायग्राम से हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं कॉस थीटा। क्या होगा कॉस थीटा, अगर R है ये A है तो इसकी वैल्यू बनेगी रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये बनेगा 2gm अपॉन A स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या बनेगा एडजेसेंट R हाइपोटेनियस रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस तरह से सिंप्लीफाई होके हम इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू रिंग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दोनों भी पॉइंट का डिस्कशन किया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इंपॉर्टेंट है एंड उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे इंटरेस्टिंग कल का लेक्चर होगा जिसमें हम सैटेलाइट, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, केपलर्स लॉज एंड पीरियोडिक मोशन एज वेल एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सारे कंसेप्ट को टच करने वाले हैं। लेकिन कल के लेक्चर को आने से पहले अभी आपको होमवर्क बोल दे रहा हूं। पहले जो भी मॉड्यूल है उसमें से, एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूं मॉड्यूल हाथ में लेके।
जो भी मॉड्यूल है उसमें एग्जाम्पल नंबर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 18 तक आपको सॉल्व करने हैं। कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 में 14 क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चंस मुझे कंप्लीट चाहिए, ठीक है ना, फ्रॉम मॉड्यूल। उसके साथ मैं अभी और एक लेक्चर है मेरा करंट का, उसको छोड़ के वो होने के बाद मैं आपको डीपीपी देने वाला हूँ। तो मॉर्निंग तक मुझे क्लियर चाहिए, रात भर सो रहे हो नहीं सो रहे हो आई डोंट नो एनीथिंग, ठीक है, विद इन टाइम कंप्लीट करना है। उसके बाद में देखो कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 तक सारा पार्ट कंप्लीट करना है। देन कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 से आप रुक जाएंगे तो भी चलेगा। बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मिक्स टाइप में क्वेश्चन है वो जितने सॉल्व हो सकते हैं उतने सॉल्व करो। एंड जो डीपीपी मैच में प्रोवाइड करूंगा इतना वर्क मॉर्निंग के लेक्चर से पहले मुझे कंप्लीट चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक से थ्योरी प्रिपेयर करो। देन वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स एंड उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। थैंक यू, गुड नाइट। हो आकांक्षा, मी लिंक पाठवतो लेक्चर बघ, नाही कळलं तर परत सांग मला.